नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संगम एज के बारे में, दैट इज संगम काल के बारे में, जो लगभग 600 वर्षों तक चलता है। 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे दोस्तों संगम काल की बात करूं तो ये मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था। तो हमारे रीजन्स डिवाइडेड थे। सबसे पहले हमारा आएगा चोला वाला रीजन, फिर हमारा आएगा पांड्या वाला, और फिर हमारा आएगा चेरा वाला। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा चोला वालों का रीजन है, ये हमारा आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। कौन सा रीजन है साथियों? आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। तो अभी आगे चलकर आप देखेंगे कि इनकी राजधानी हमारी उरैयूर बनेगी। और नेक्स्ट हमारा आता है पांड्या। तो ये लोग हमारे मदुरई वाले रीजन में रहा करते थे, और ये मुख्यतः हमारा तमिलनाडु वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट हमारा आता है चेरा। और चेरा की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे केरला वाले रीजन में रहा करते थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो हमारे हो गए चेरा, चोला और पांड्या। चलिए दोस्तों, अगर हम आपसे इनकी और बात करें तो मैंने आपको बताया था इनका शासनकाल लगभग 600 वर्षों तक रहता है। 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक इनका शासनकाल रहता है। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे और बात करूं इनकी, तो ये हो गया हमारा 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक। और लगभग कितना साल हो गया? 600 साल हो गया। कैसे 600 साल हो गया सौरभ सर? देखिए, 300 बीसी है ना, तो अब यहां आप जाओगे कहां तक? 300 एडी तक, है ना। तो 300 साल ये हो गए, 300 साल ये हो गए, तो टोटल कितने साल? लगभग 600 साल तक इनका शासनकाल रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है तमिल साहित्य का स्वर्ण काल, हम कहा करते थे इस पीरियड को। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या कहते थे दोस्तों इसको? इट वॉज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। याद रहेगा आपको। और इसी के साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि इस काल में चोल, चेर और पांड्य, है ना, वंशों का शासन रहा है। तो ये चीज भी आपको याद रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो चोल की राजधानी क्या थी? उरैयूर थी। कहां पे थे? हमारे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। फिर हमारे कौन आते हैं? चेर। फिर हमारी कहां पे थे? केरला वाले रीजन में। और पांड्या कहां पे थे? हमारे हमारे पांड्या थे तमिलनाडु वाले रीजन में, और मदुरई उनकी राजधानी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर साथियों, संगम का मतलब क्या होता है? तो संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों की सभा। तो तमिल कवियों की सभा को ही हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इस काल का नाम किसने रखा है, तो हमारे पांड्य वंश के द्वारा रखा गया है। तो पांड्य वंश के संरक्षण में आयोजित 3 संगम हुए थे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये 3 संगम। इन 3 संगमों को हमको देखना है। तो चलिए अब हम इन 3 संगमों को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, सबसे पहला हमारा आता है फर्स्ट संगम। कहां पर होता है मेरे प्यारे साथियों? मदुरई में होता है। देखिए, प्लेस हमारा सबसे पहला, फिर हमारा आएगा दूसरा, फिर हमारा आएगा तीसरा। सबसे पहले हमारे संगम में क्या होता है? ये हमारे एक मीटिंग हुई थी, उसके हमारे प्रेसिडेंट, उसके हमारे अध्यक्ष कौन बने थे साथियों? तो हमारे अगस्त ऋषि उसके क्या बने थे? हेड बने थे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि उसमें आपको क्या क्या काम हुए थे, तो ये चीज आपको याद नहीं रखनी है। पहला संगम आपको याद रखना है, मदुरई में हुआ था। कहां पे है? तमिलनाडु में है। और आपके अगस्त ऋषि इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कपाटपुरम। दूसरा संगम कहां हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। और अगस्त ऋषि इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, और बाद में किसको बना दिया गया था? टोलकप्पियार। टोलकप्पियार को इसका अगला प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक रचना हुई थी टोलकप्पियम। टोलकप्पियाम की रचना यहीं पे हुई थी। किसमें हुई थी साथियों? सेकंड संगम में हुई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। और एकमात्र सर्वाइविंग टेक्स्ट है अभी तक का। तो अभी अब हमको अगर हम पूछे कि एकमात्र ऐसा कोई सा टेक्स्ट जो हमको अभी मिलता है, तो कौन है वो? हमारा टोलकप्पियाम है, ठीक है। और फिर हमारा आता है थर्ड संगम। थर्ड संगम कहां हुआ था साथियों? नॉर्थ मदुरई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे नक्कीनार थे। तो नक्कीनार हमारे अध्यक्ष थे। किसके थे? हमारे ये हमारे तीसरे संगम के। तो देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं 3 संगम हुए थे, तो सबसे पहला संगम कहां हुआ था साथियों? हमारा मदुरई में हुआ था। और दूसरा हमारा कहां हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा कहां हुआ था? उत्तर मदुरई में हुआ था। तो ये 3 चीजें आपको याद हो गई? जी हाँ, याद हो गई। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे अगस्त ऋषि थे। पहले के अध्यक्ष हमारे थे अगस्त ऋषि, ठीक है। दूसरे के हमारे कौन थे? अगस्त ऋषि शुरुआत में थे। फिर कौन बन गए? टोलकप्पियार। और इसमें रचना किस चीज की हुई? तो टोलकप्पियाम की रचना हुई। किसकी रचना हुई साथियों? टोलकप्पियाम की रचना हुई। और टोलकप्पियाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको इसका आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। टोलकप्पियार आपको याद रखना है, ठीक है। और इस संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। तीसरी कहां होती है? उत्तर मदुरई में होती है। नक्कीनार इसके अध्यक्ष थे, और ये उपलब्ध नहीं है ज्यादातर, ठीक है।
चलिए अब ये चीज हमारी हो गई क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि हमको साहित्य के स्रोत कहां से पता चलते हैं, मतलब इन चीजों के स्रोत कहां से पता चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है साहित्यिक स्रोत, है ना। तो देखिए तो साहित्यिक में हमारे कौन कौन से आते हैं, इट्टू टोकई आता है और पट्टू पट्टू आता है और हमारा टोल कप्पियाम आता है। थोड़ा सा बोलने में टफ है, सुनने में भी टफ होगा, है ना, लेकिन कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। तो इट्टू हमारा आता है इट्टू टोकई, फिर हमारा आता है पट्टू पट्टू, फिर हमारा आता है टोल कप्पियाम। और अगर मैं आपसे और इनकी बात करूं तो देखिए हमारे महाकाव्य दो रहते हैं, तो कौन रहते हैं, एक हमारा रहता सीलापट्टी गरम और एक और हमारा कौन सा रहता साथियों, मणि मेघलाई रहता है। एक हमारा रहता सीलापट्टी गरम और एक और हमारा क्या रहता, मणि मेघलाई। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और विदेशी अकाउंट्स तो हमको फॉरेन से सबसे पहले क्या पता चलता है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी से पता चलता है, प्लिनी से पता चलता है इनके बारे में, संगम एज के बारे में। तो ये चीज आपको याद रहेगी। जी हाँ, चलिए अब अगला हमारा क्या आता है साथियों, नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है, अगर मैं अगले की आपसे बात करूं, ये तीनों हमने देख लिया था। अब हमारा आता है सबसे पहला इट्टू टोकई। इट्टू टोकई की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 8 एंथोलॉजीज हैं, मतलब 8 काव्य संग्रह है, हमारे 8 काव्य संग्रह हैं इट्टू टोकई, ठीक है। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है पट्टू पट्टू। देखिए आपको पढ़ने में मजा लग रहा होगा कि ये क्या है, फालतू की चीजें। भैया प्रीलिम्स में एमपीपीएससी के और यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ लेता है, सीडीएस यूपीएससी सीडीएस में 3-3 बार पूछा गया है टोल कप्पियाम के बारे में, बस कि ये टोल कप्पियाम क्या है, किस संगम काल में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये चीजें आपको सीरियसली लेनी है ना। तो फिर हमारा क्या आता है पट्टू पट्टू, इसमें क्या है 10 आइडल्स है, मतलब 10 दीर्घ काव्य हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगले अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला हमारा आता है टोल कप्पियाम और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, टोल कप्पियार के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे हमारी प्राचीन व्याकरण की ग्रंथ है, याद रखना किसकी, तमिल की। क्लियर हो गया। फिर अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, शीलपट्टी गरम। शीलपट्टी गरम लिखा गया है इलांगो अडिगल के द्वारा, किसके द्वारा, इलांगो अडिगल के द्वारा। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ये किसी के भैया थे, है ना, लेकिन उसके लिए आप जुड़े रहिए, किसी के भाई थे हमारे इलांगो अडिगल, जिनने क्या लिखी है, शीलपट्टी गरम लिखी है। फिर हमारी आती दोस्तों मणि मेघलाई। मणि मेघलाई किसके द्वारा, सत्यनार के द्वारा लिखी गई है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए अब हम पढ़ेंगे 3 राजवंश के बारे में, चोर चेल और पांड्या, और इनको तीनों को मिलाकर मूवेंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों, मूवेंदर। मूवेंदर का मतलब होता है 3 मुकुटधारी राजा, ठीक है। तो 3 मुकुटधारी तो कौन हो गए, हमारे चोला, फिर हमारे चेरा, फिर हमारे पांड्या। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे किसके बारे में, चोल वंश के बारे में। चोल की मैं अगर आपसे बात करूं तो चोल वंश का उदय कब होता है, संगम काल में होता है। संगम काल कब से कब तक चलता है, मैंने आपको बताया था 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक चलता है, मतलब कितने सालों तक, 600 सालों तक चलता है ना। और इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा रहता है मेरे प्यारे साथियों, कावेरी डेल्टा वाला रीजन रहता है और चोल मंडलम वाला रीजन रहता है। प्रथम शासक कौन था हमारा, ये था, इसका नाम आप याद मत रखो, ठीक है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, हर किसी का नाम याद नहीं रहेगा। आगे चलकर एक रेड चेयर आएगा, मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कि वो कौन है, ठीक है। चोल वंश की मैंने आपको दोस्तों बताया था कि संस्थापक का नाम क्या है हमारा, वो चीज आप याद मत रखिए। राजधानी क्या है, उरेयूर। देखिए तो याद रखना चाहो तो बिल्कुल रखो, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता हूं कि फालतू की, जी आइए ना वहां जाइए, सर है, सर का बता दीजिए इनको। नहीं नहीं, सर है ना, अंदर है, आ जाइए जी। देखिए मैंने आपको बताया था चोल वंश, इनकी इनकी राजधानी कहाँ है, उरेयूर। और ये कौन सा वाला रीजन है बच्चों, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना। तो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा क्या आता है, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पोर्ट्स होते हैं, है ना। तो हमारा पुहार पोर्ट एक बहुत फेमस पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में है, ये इन्हीं के समय पे बनाया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सा पोर्ट, पुहार पोर्ट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए पुहार पोर्ट, इसको ही हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये लोग कैसे थे, हमारे ब्राह्मण थे, और इनका राज चिन्ह बहुत फेमस है, ये क्या है हमारा, बाघ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर से बोलता हूं, इनकी राजधानी उरयूर थी, कहां पे है, हमारे आंध्र प्रदेश में है। और हमारा क्या आता है, पुहार वाले रीजन में इनका क्या है, एक पोर्ट सिटी है जिसको हम बोलते हैं कावेरी पट्टनम। और इनका वो क्या था, रिलीजन ब्राह्मण धर्म के थे ये लोग। और इनका सिंबल क्या था साथियों, टाइगर था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इनका सिंबल क्या था, टाइगर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनका सिंबल कैसा होता, मान लो इनको शिप जा रही है कहीं,
है ना। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि चोल लोग जा रहे हैं, तो अपन को पता चलेगा उनकी शिप देखकर। शिप में क्या बना रहेगा, उनका प्रतीक चिन्ह बना रहेगा, और प्रतीक चिन्ह में क्या बना है, अगर टाइगर बना है, अगर बाघ बना हुआ है, तो ये कौन लोग जा रहे हैं, हमारे चोल लोग जा रहे हैं। क्लियर हो गया साथियों। चलिए, और इनके पास एक बहुत शक्तिशाली क्या थी, हमारी नौसेना थी, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला, अब हमारा बहुत फेमस, मैंने बोला था कि संस्थापक का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन आपको करिकाल चोल का नाम याद होना चाहिए। किसका नाम, करिकाल चोल का नाम याद होना चाहिए। करिकाल चोल की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे महान शासक था, किसका, हमारे चोल वंश का, ठीक है। और इन्होंने वेन्नी के युद्ध में चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध में साथियों, वेन्नी के युद्ध में। क्लियर हो गया। चलिए, फिर अगला हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि पुहार मतलब कावेरीपट्टनम का बंदरगाह इन्हीं के समय पे विकसित हुआ था, याद रहेगा, ये हमारा पुहार है, ठीक है। और इन्होंने कावेरी नदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनवाया था, जिसको हम बोलते हैं कल्लनई डैम, इन्हीं के नाम पे पड़ा था, कल्लनई डैम, जिसको हम ग्रैंड एनीकट डैम बोलते हैं। कौन सा डैम, ग्रैंड एनीकट डैम बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज भी रट लो। किसके नाम, किसकी बात हो रही थी, देखिए हमने पढ़ा करिकाल चोल के बारे में, महान शासक है हमारे चोल वंश का। और वेंडी के युद्ध में भाई साहब ने किस किस को हरा दिया था, चेर को और पांडे को हरा दिया था। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि भाई साहब ने पोहार बनवाया था, पोर्ट बंदरगाह कावेरीपट्टनम, और कावेरी नदी पे इनने कल्लनई डैम बनवाया था, कहां पे, ग्रैंड एनीकट डैम उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चोल। अब आपको चोल वाला रीजन तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हमारे चोल लोग रहा करते हैं, उरैयूर इनकी राजधानी थी। फिर अगला हमारा आता है साथियों चेर, है ना। हमने पढ़ा था ना चोल, चेर और पांड्या। तो चेर कहाँ रहते हैं, केरल वाले रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, चेर हमारे यहाँ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये हमारा केरल है ना। इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, है ना, याद है। चलिए, तो चेर आता है हमारा। तो चेर वंश के बारे में जानकारी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे मिलती, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती। कालिदास के किससे मिलती, रघुवंशम से मिलती है। अशोक के किससे मिलती है, द्वितीय शिलालेख से। और पुल्लुर शिलालेख से मिलती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए, हमको किससे मिलती, ऐत्रेय ब्राह्मण से, रघुवंशम से मिलती है, अशोक के सेकेंड रॉक एडिक्ट से मिलती है, और पुगलूर के हमको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे चेर की बात करूं साथियों, तो ये प्रेजेंट डे कहां पे है, आज के डेट में केरला में है। कहां पे है मेरे प्यारे बच्चों, केरला वाले रीजन में है। और जो हमारा तमिलनाडु है उसका वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर भी ये लोग रहा करते हैं। क्लियर हो गया। और अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी राजधानी। तो इनकी राजधानी क्या है बच्चों, वंजी है। वंजी कहां पर, करूर वाले रीजन में है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड कैपिटल इनकी कौन है, टोंडी है। कौन है बच्चों, टोंडी है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। स्टेट एम्बलम इनका क्या है, बो एंड एरो, धनुष एवं बाण इनका क्या है, स्टेट एम्बलम है, राजचिन्ह है। वर्तमान में कहां पे है मेरे प्यारे साथियों, ये लोग केरल वाले रीजन में है और पश्चिमी तमिलनाडु में है। और इनकी राजधानी क्या है, वंजी। वंजी कहां, करूर वाला रीजन। और इनकी द्वितीय राजधानी कौन है, टोंडी है, ठीक है। और राजचिन्ह इनका क्या है, धनुष और बाण है। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, किससे, चेर से। क्लियर हो गया। चलिए, अगला हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट अब है कि हमारे एक शासक थे जिनका नाम था नेंदुजिरल अडन। नेंदुजिरल अडन, ठीक है। तो इनके बारे में मैं अगर आपसे बात करूं, तो 7 राजाओं को पराजित किया था भाई साहब ने, है ना। और क्या अधिराज की उपाधि ली थी, कौन सी उपाधि, अधिराज की उपाधि ली थी। और मालाबार तट पर इनने अपने शत्रुओं को हराया था। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे भारत देश का नक्शा बना के दिखाऊं, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत देश है। तो यहाँ पे हमारा कोरोमंडल कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल। और यहाँ पे हमारा कौन सा है, मालाबार कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, मालाबार। तो हमारे केरला वाले रीजन में मालाबार कोस्ट है, और हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में कोरोमंडल कोस्ट है, याद रहेगा। फिर उसके ऊपर उत्कल कोस्ट है ना। और ऐसे नॉर्दर्न सरकार है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और चोल शासक से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्लियर हो गया। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं सेंगुटुवन। मैंने बोला था कि सस्पेंस थोड़ा सा बनाए रहिए। ये वही है जो इलांगो अडिकल के भाई थे, क्या ये वही है, चलिए देखते हैं, है ना। सेंगुटुवन चेर वंश के सबसे महान शासक थे, और इन्होंने रेड चेर की उपाधि ली थी। तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे प्रीलिम्स में पूछा गया है ना, कि रेड चेर किसको कहते थे। तो हमारे सेंगुटुवन को कहा करते थे। और हमारे इलांगो अडिकल जिन्होंने क्या लिखी है, सील पट्टी गरम लिखी, हमने पढ़ा है ना। तो वो किसके भाई थे, हमारे सेंगुटुवन के भाई थे। तो सेंगुटुवन को ही रेड चेर कहते थे, सबसे महान शासक थे। और हमारे इलांगो अडिकल के भाई थे, और इन्होंने ही सील पट्टी गरम लिखी थी। क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब हमारे कौन आते हैं, पांड्य वंश आता है। मैंने आपको बताया था चोला, चेरा और पांड्या। पांड्या देखें, अब पांड्या की राजधानी कहां पे है, मदुरई। और ये कौन से वाले रीजन में है, तमिलनाडु। मदुरई का याद रखिएगा, मदुरई हमारी वैगई नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है, वैगई नदी के तट पे है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया।
इसका शासनकाल कावेरी नदी के दक्षिणी क्षेत्र में था। और अगला मैं अगर आपसे बात करूं कि मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए बहुत फेमस था। किसके लिए फेमस था मेरे प्यारे साथियों? मोतियों के लिए। पल जानते हैं ना आप क्या होता है? पल्स, इनके लिए हमारा ये बहुत फेमस था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? अगला हमारा क्या आता है? अगला अगर मैं आपसे बताऊं तो यहां पर हमारा पांड्या एम्पायर शुरू होता है। तो अगर मैं साथियों आपको इनकी राजधानी बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी कौन है? मदुरई है। और मदुरई की अगर मैं आपसे बात करूं तो वैगई नदी के तट पे है। ये हमारा एसएससी में पूछा गया सवाल है कि मदुरई किस नदी के तट पे है, तो वैगई रिवर के तट पे हमारा कौन है? मदुरई है। ठीक है। और फिर हमारा पोर्ट सिटी कौन है यहाँ पे? कोरकई है। और अगला हमारा इनका स्टेट एम्बलम क्या था बच्चों? फिश था, है ना? मछली इनका स्टेट एम्बलम था। और पल्स, ये किसके लिए फेमस थे? पल्स के लिए फेमस था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए हमारा मदुरई इनकी राजधानी है, ठीक है। कोरकई इनका क्या है? समुद्री बंदरगाह है। और राज्य चिन्ह इनका क्या है? मछली है। और मोती के लिए ये हमारा प्रसिद्ध था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा संगम काल, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था, वो हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और बाकी की साउथ इंडियन की जो डायनेस्टीज थी, चालुक्य डायनेस्टीज, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ का सेशन आपका आज का समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में हम जल्दी मिलते हैं और अगला सेशन कहीं ना कहीं हमारा लास्ट सेशन होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और इसी के साथ आपका भारतीय प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।